चलिए, प्रतिरोध के बाद आज का क्लास हम लोग आगे इसमें बढ़ाएं। लिखिए नीचे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ। चलिए समझेंगे कैसे मेन आपको प्रश्न होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। मेन चीज जैसा कि आप अभी सुने कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझ कितना रहे, ये महत्वपूर्ण है। आजकल के परीक्षा में क्या कर रहा है, ओम का नियम पूछ रहा है, बिना ओम का नाम लिए हो। खतरा ये है, ओम का नाम नहीं ले रहा, वो जानता है कि हम ओम बोलेंगे तो मार देगा, ओम का नाम छोड़ देते तब मारता है कि, और वो कैसे होगा अभी हम समझाएंगे। ओम का नियम के लिए आपको समझाए थे कि ये देखिए एक तार है, और एक तार में आपको समझाए थे, इस बात को फिर से जरा समझ लीजिए, इसमें पूरे झग्गर बाबा ही लगे हुए हैं, इसको पकड़ करके एकदम पूरा टाइट करके खींचने में लगे हुए हैं कि ठहरो हम एकदम बंद कर देते। और ये बंद करने वाला जो व्यक्ति है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का मतलब चाव नहीं, एकदम दबाए हुए। और प्रवाह जो हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति बेचारा चिल्ला रहा है, ये चाह रहा था कि आगे की ओर भागे, और ये चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, पकड़े हुए। ये जो प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम लोग करंट, धारा का। अब बताओ, ये तो चिल्ला रहा है और ये पकड़े हुए। तो एक है जो इसको कह रहा है कि कौन पकड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं, ठहरो तुमको हम धक्का दे देते हैं, पार हो जाओ। इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ये विभव है, दोनों का अंतर। अब जल्दी बताओ, धक्का कस के दे देगा तो धारा ज्यादा हो जाए, अच्छा धक्का धीरे देगा तब धारा कम हो जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, इतने रहेगा तब। हो सकता है धक्का कस के दिया और ये भी नेगेटिव कस के खींच दी, तो अभी नियम नहीं चलेगा। बात को समझेगा, जो हम समझाना चाह रहे हैं बात को समझेंगे। अगर ये इतना ही पे रहेगा तो बताओ, ये धक्का कस के देगा तो ये धारा कस के चलेगा, अगर ये धीरे धक्का देगा तो ये धीरे चलेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? जब प्रतिरोध का मान नहीं बदलेगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, तब ऐसा होगा। बात पर पूरे गौर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ये धक्का देगा और ये खींच देगा, तो ये नियम जो हम बोले वो नहीं होगा। अब बताओ, हमारे रूम में वायरिंग है, तो वायरिंग में हम लोग बताओ रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। पिछले दिन सीखे थे पदार्थ पर, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के समानुपाती और ताप पर। ये बात याद है कि नहीं? याद है तब तो पूरा बात समझ जाओगे, पूरी बात फिर आपके क्लियर है। इस रूम में अगर वायरिंग है तो बताइए, क्या डेली इसका पदार्थ बदल रहा है? नहीं, पदार्थ तो फिक्स है। अच्छा, इस रूम में वायरिंग है, क्या डेली लंबाई बदल रहा है? चलो भी फिक्स है। क्या डेली तार की मोटाई बदल रहा है? एरिया भी फिक्स है। इसका मतलब अगर ताप भी फिक्स करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा नहीं बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कितने ही बातों पर निर्भर ही करता है। तो हमारे पास पहले से क्या क्या फिक्स है? पदार्थ, और बोलिए लंबाई, और बोलिए एरिया। इतनी बातें पहले से फिक्स है। इसका मतलब अगर ताप भी फिक्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। इसीलिए ओम ने कहा नियत ताप पर। बात समझिएगा, लड़के रटके जाते हैं। नियत ताप पर अचानक से प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। बीपीएससी कहेगा, आओ बाबू, ओम के नियम में ताप नियत रखा जाता है, क्योंकि मूड फ्रेश हो जाएगा। समझ रहा क्वेश्चन कैसे रहेगा तो समझ रहा है ना। हम तुम्हें ओम का नियम केवल नहीं चाहते कि एक लाइन लिख के ठीक ठाक करो, बात को समझो। अब सभी लड़के हमें आंसर देने में सक्षम हो। ओम के नियम में ताप नियत किस लिए रखे? किसको फिक्स रखने के लिए? प्रतिरोध को फिक्स रखने के लिए। यानी लड़का चॉइस देखेगा, प्रतिरोध का मान न बदले, इसके लिए ताप को हम लोग नियत रखें। इसके लिए इतनी बात समझाए थे कि क्वेश्चन एकदम मूवमेंट भी मारेगा तो कहोगे ओम ऐसे रटने वाला क्या है? ओम कहां लड़ गया, ओम का नियम हमको याद है, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ा तो मुरझा गया, बहुत घुमा दिया। लेकिन अब आप बात समझ गए। ओम ने कहा कि ताप नहीं बदलोगे तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, तब जो प्रवाहित धारा होगा वह धक्का विभवांतर के समानुपाती। बोलिए, ओम का नियम अब क्लियर हो रहा है सबका? अब क्वेश्चन हल्का राउंड का क्या है? ओम के नियम में नियत किसे रखा जाता है? विभवांतर को, धारा को, ताप को। तब ओम के नियम में नियतांक कौन है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? नियतांक है। ये नियत अंक है, फिक्स है कि इतना ही रहेगा। तो नियतांक बोलेगा तो प्रतिरोध, और नियत बोलेगा तो ताप। अब बताएं, अगर समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, तो V बराबर क्या होगा? आई आर, जहां R क्या है? नियतांक है। समानुपाती हटाने पर हम लोग एक नियतांक देते। अब यही फार्मूला जिनको याद है ओम का नियम, उनका फिट हो। अभी आपको हमने समझाया कि आजकल का सेटर का ब्रेन देखिए, बिना ओम के नाम लिए ओम का नियम पूछ दे। कैसे पूछेगा ये भी तुम्हारे मन में लग रहा हो? ये ओम के नाम नहीं देगा तो ओम के नियम कैसे बचाएगा? तो देखो, बिना ओम के नाम लिए क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में विभवांतर और धारा के बीच सही संबंध है। कहां ओम का नाम? विभवांतर और धारा के बीच सही संबंध है। और अब आपको हम चॉइस दे रहे हैं, चोरी अलाउ है, अब तब सही कीजिए। विभवांतर और धारा के बीच सही संबंध है। चॉइस ए, V गुने I बराबर नियतांक। चॉइस बी, I बटे V बराबर नियतांक। चॉइस सी, V बटे I बराबर नियतांक। और डी, इनमें से कोई नहीं। अब धीरे धीरे समझोगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। क्वेश्चन भारी नहीं देगा, क्वेश्चन उसी को बैठ के इधर से उधर करता है।
हमने ओम का कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ओम का नाम दूंगा तो बच्चे जो रटने वाले हैं वो कहेगा लड़ गया, ओम के नियम तो बुद्धि लगा के बना सकता है। ओम का नाम नहीं देंगे तो आधा नर्वस ऐसी कर जाएगा, अब आधा नर्वस हो जाएगा, क्वेश्चन देगा ताप के नियत रहने पर विभवांतर और धारा के बीच का सही संबंध है। अब लड़का नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, विभवांतर और धारा का संबंध है, हम तो खाली रखते थे विभवांतर किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, संबंध वाला तो याद ही नहीं, और वही उसको बता दे कि वही ओम वाला। हाँ सर, तब पकड़ा। अब बताओ V बराबर आई आर है, आर नियतांक है, इसका मतलब V बटे आई बराबर नियतांक होगा, और सही आंसर कौन है? सी। अब तुम समझते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है सबका। अब यहां से आप इंपॉर्टेंट चीज समझ गए, ओम का नियम। जिनको ओम का नियम का फार्मूला नहीं याद होता है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, वो लोग केवल एक बात बोलेंगे तो परमानेंट फार्मूला याद हो जाएगा। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी थोड़ा वर्क करेंगे। जब आपको बोले ओम का नियम तो तुम मन में सोचना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम का नियम ओम नमः शिवाय, पूजा पाठ घर में है, तो पूजा पाठ में क्या करेंगे? तो कहना कि सर समझ गए, एगो ठोंगा निकालिए, प्रसादी खा लेते, पूजा में मिलेगा ना जी। तो जब आपको कहेंगे ओम का नियम, कहना कि समझ गए, ओम नमः शिवाय, ठोंगा निकालिए, और ठोंगा में क्या करना है? कहना कि ओम नमः शिवाय पूजा पाठ है, ठोंगा निकालिए, आइए यार प्रसाद खाइए, घर जाइए। तो बड़ा बेजोड़ नियम है जी। बताओ फार्मूला परमानेंट याद हो गया? ठीक से फार्मूला पहले रटेंगे, कई लोग के फार्मूला ही नहीं याद रहता, पूछते ओम के नियम तो ऐसे किया रहता है, ओम नमः शिवाय कहोगे ठोंगा लाओ, आइए यार प्रसाद खाइए, घर जाइए, ओम नमः शिवाय पूजा पाठ पूरा हो। बोलो फार्मूला एकदम क्लियर है सबका? तो अब इस पर क्वेश्चन दिया जा सकता है, लिखिए जरा कुछ प्रश्न की बात है। अब आप लोग ओम का नियम एकदम ठीक से समझ गया। मेन चाहिए नवज गर्दन पकड़ना, वो पकड़ लेगा तो किसी को पटक देगा। कई लोग पैरवा धर ले रहता है, तो कब छड़क के चल देगा ठिकाना नहीं है, एकदम उस पर पकड़ बनाइए। कौन कह रहा है? लिखिए जरा क्वेश्चन लिखे, विभवांतर और धारा के बीच के संबंध, विभवांतर और धारा के बीच के संबंध, विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को किसने बताया? विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को किसने बताया? चॉइस ए, कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम ने, कूलम्ब के नियम ने। चॉइस बी लिखिए, न्यूटन के तीसरा नियम ने, न्यूटन के तीसरा नियम ने। चॉइस सी, किरचॉफ के नियम ने, किरचॉफ के नियम ने, किरचॉफ के नियम ने। और चॉइस डी, ओम के नियम। अभी तो चूंकि ताजा ताजा पढ़े हो तो क्वेश्चन में दबाव नहीं पड़ा, अचानक भेंट होता तो समझ में आता कि क्वेश्चन कितना खतरनाक होता है। अभी तो तुम्हारे पास कोई दबाव नहीं है, सीधा सीधा आंसर कर लोगे। अब आपका जल्दी आंसर बोल दीजिए, ओम के नियम, क्योंकि क्वेश्चन हमने एकदम आसान दिया। अभी एकदम जस्ट ताजा पढ़े हो तो एकदम तुम्हारा क्वेश्चन भी ताजा है, अभी किसी सेट में नहीं है। सेटर एकदम ताजा सेट करता है, हम ही लोग सेटर बनेंगे तो तुमको क्या लगता है किसी किताब से उठा के डालेंगे? सब क्वेश्चन बैंक रखा रह जाएगा, क्वेश्चन नया शुरू हो जाए। क्वेश्चन बैंक को जितना देखोगे कि आरआरबी 98, आरआरबी, अरे तो वही चीज हर साल आएगा तो नया फिर मोटा कैसे किताब हो? हर साल किताब मोटी होती जा रही है, इसका मतलब है कि नया नया क्वेश्चन आ रहा है। एक ही क्वेश्चन रिपीट करेगा तो किताब की पतली इतनी होनी चाहिए थी कि बहुत की तैयारी करें, आज तक के सभी परीक्षा में 8 पन्ना में समेटा, फिर 80 पन्ना में कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब हर बार नए नए प्रश्न आते, और नया प्रश्न कैसे आते हैं? तो सेटर अपने मिजाज से करते हैं, पढ़ने के बाद उसको सोचता है कि इसको बच्चा सोचा सीखा कितना। तो हमने आपको अभी दिया क्वेश्चन एकदम हल्का, विभवांतर और धारा के बीच संबंध किसने बताया? किसने बताया? ओम ने। तो आंसर ओम के नियम ने। दूसरा क्वेश्चन लिखे, निम्नलिखित में ओम का नियम है, दूसरा नंबर लिखिए, निम्नलिखित में ओम का नियम है, निम्नलिखित में ओम का नियम है। चॉइस ए, आई बराबर भी गुने आर, आई बराबर भी गुने आर। चॉइस बी, आई बटे भी बराबर आर। चॉइस सी, भी बटे आर बराबर आर, भी बटे आर बराबर आर। ओम का नियम कौन है आपको पहचानना है। चॉइस डी, आर बराबर भी बटे आई। और चॉइस ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। यही इसको देता है 5, लेकिन 6 in 1 है। 6 जो सुन रहे होते हैं ना, वो 6 है नहीं, 5 में ही 2 है, एक से ज्यादा सही या कोई सही नहीं है, 2 यहां पे घुसा हुआ है। 6 डिजाइन तुम्हें सोचना होगा। डी लग रहा है, कितने को डी लग रहा? अरे बहुत लोग को लगा। और ए कितने लोग को लगा? ए नहीं ना, ऐसा मत रखना। कई लड़के क्या है, ओम का नियम याद आ गया, एक इस साइड और 2 इस साइड, गिनती खाली याद रखता है और उसके बाद एकदम टन से मारता है कि हाँ ये मैं पूछना है, एक इस साइड 2 इस साइड मारो। आपको अभी सिखाए ओम नमः शिवाय, ठोंगा निकालो, आइए यार प्रसाद खाई, तो ये भी बराबर ना यार होगा, तिरछा गुना करो, आई बराबर भी आर हो गया, तिरछा गुना करो भी बराबर आर स्क्वायर हो गया, तिरछा गुना करो भी बराबर आई आर हो गया, और सही आंसर डी हो। आपको खुद से देखना होगा किसमें ऐसा होता है, भी बराबर आई आर हो गया तो सही हो। क्वेश्चन लिखिए अगला, ओम के नियम में ताप को नियत रखा जाता है,
ओम के नियम में ताप को नियत रखा जाता है, ताप को नियत रखा जाता है। नीचे चॉइस ए, विभवांतर के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए, विभवांतर के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए, विभवांतर के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए। चॉइस बी, धारा के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए, धारा के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए। चॉइस सी, प्रतिरोध के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए, प्रतिरोध के मान को अपरिवर्तित रखने के लिए। और चॉइस डी, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध तीनों मान को अपरिवर्तित रखने के लिए। बढ़िया से सोचना, तीनों मान को अपरिवर्तित रखने के लिए। सी होगा, सोच लीजिए, बढ़िया से सोच लीजिए। वेरी गुड। हम लोग अभी पढ़े भी समानुपाती आई, तो विभवांतर और धारा तो बदलेगा ही बदलेगा। नियत क्या रहेगा? आर, यानी V बराबर आई आर। आर नियतांक है, यह न बदले, इसके लिए ताप नियत रखते हैं। इसलिए सही आंसर कौन है? सी। देखिए आप लोग समझे तो कोई दबाव आप पर नहीं पड़ रहा, और नहीं तो इसे बहुत स्ट्रेस देने वाला क्वेश्चन था। अब आप ओम का नियम बहुत बढ़िया बना पा रहे हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कर दे और उसके बाद आपका इधर का ओम का नियम पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखोगे, नियम कंप्लीट हो गया। अब तब इंपॉर्टेंट शुरू होगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक सेक्शन 4 क्लास आप ईमानदारी से सुन लोगे तो मैं निश्चिंत हूं आईएएस तक में फिजिक्स में किसी क्वेश्चन को आप बना सकते। केमिस्ट्री भी तुम्हारा चलेगा। मैं चाहता हूं बोलूं कम, काम ज्यादा, काम बोले। अब यूपीएससी खूब बोल रहा है, मालूम चल रहा है कि रेलवे भी नहीं बोल, कौन काम का? तुम इतना तो निश्चिंत है कि जिस लेवल पे तुमको वर्क होगा इतना कोई नहीं करे, कारण तुम्हारे साथ जो साइंस के टीचर है ऑलरेडी सभी आईएससी के अपने आप में मैक्सिमम बच्चे रखने वाले टीचर। हमारे साथ ही आईएससी में 3000 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। 3000 आईएससी के बच्चों को सुबह से पढ़ा लेते हैं। तो खुद केमिस्ट्री अफरोज सर की वही हाल है, बायोलॉजी सत्येंद्र सर की वही हाल। तो सब आईएससी वाले जो अंतिम टीचर है वो तुम्हारे साथ वर्क करो। तो इतना कौन घुमाएगा? कोई नहीं घुमाएगा। जनरल वाला टीचर तो ऐसे ही झुटपट का 10 रट करके टिक मारे वाला रहता। जब तक क्रिएशन नहीं टीचर में, तुम्हारे अंदर क्रिएशन क्या करेगा? और साइंस में क्रिएशन सबसे जरूरी होता है कि आपके अंदर सोच कितना डेवलप करता है। और इसीलिए कहीं कोई है, साइंस इससे ज्यादा कहीं नहीं होना है। एकदम निश्चिंत रहो, मिजाज से पढ़ो। यूपीएससी का भी परीक्षा होता है तो साइंस के क्वेश्चन तुम लाओ, जो सेक्शन कर दिए नहीं छूटेगा, तुम ही बना लोगे, हम तक नहीं आएगा। क्योंकि हम खुद कोशिश करते हैं कि तुम्हारा मैक्सिमम लेवल एकदम सोचने का चिंतन विकसित कर दिया जाए, और सभी में ऐसा हो। केमिस्ट्री में थोड़ा एक है कि उसकी भाषा अलग है। अब सब थोड़ा सा जो चलेंगे तो एकदम जो नहीं जानते, बेसिक एकदम जीरो, और जो भी नहीं जानते सोडियम का Na और सोडियम क्लोराइड पढ़ने नहीं आ रहा, तो ई बैच में नहीं होगा ना। यूपीएससी की अपनी भी होगा, यहाँ से शुरू हो। उसके लिए तुम उधर वाले बैच में बैठ जा, फिर नहीं लगना, उसको सुनो, वहां से बेस ठीक हो जाएगा, फिर सही। अब इसमें जरा ध्यान से सुनेंगे। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, अगला उम्मीद है कि सब लड़के सही करोगे, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन तुम लोग तीनों सही कर दिया है, इसको गलती करवाना होगा। लिखो जरा, ध्यान दें, लिखिए। एक अच्छा प्रश्न, यूपीएससी रेंज का क्वेश्चन दे रहे हैं, ओम के नियम में ही लिखे। यूपीएससी बोलने से कई लोग डरता है, तो ऐसे ही चांस है कि आधा गलती होगा, और साइकोलॉजिकल प्रेशर उसको कहते हैं। मत रहना, एकदम मिजाज टाइट रख के रहना। लिखिए, पहला नंबर अर्धचालक, अर्धचालक। दूसरा नंबर लिखिए लैंप, लैंप। तीसरा नंबर लिखिए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध। नीचे लिखिए ओम का नियम, ओम का नियम किस पदार्थ के लिए, किस पदार्थ के लिए लागू नहीं होता है? ओम का नियम किस पदार्थ के लिए लागू नहीं होता है? चॉइस ए केवल एक, चॉइस बी 1 3, चॉइस सी केवल 3, चॉइस डी 1 2 3, चॉइस ई 1 से अधिक सही, कोई सही नहीं। अगर यूपीएससी दोगे ओम का नियम रहेगा तो कम से कम इस लेवल का क्वेश्चन होगा। यूपीएससी में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, थोड़े लंबा खींचे जाते हैं उसको, और लंबा खिंचाओ सोचने आ गया तो बहुत अच्छी स्थिति। आपको अभी हमने ओम का नियम समझाया। जो लड़के सोचोगे ओम का नियम क्या कहता है और फिर इसको सोचोगे तो सही हो जाएगा। पहले बढ़िया से सोचिए, जब बोले यूपीएससी तो थोड़ा और सोच लेना है। तुम लोग मैंने 4 का 4 सब सही कर दिया, 3 का 3, इसीलिए थोड़ा देखे कि चढ़ाना पड़ेगा। वो गलती नहीं हो तो मजा नहीं आता ना। वो नियम इसका मतलब ज्यादा सीख गया सा। लैंप का अर्थ यहां बल्ब से है। लैंप का मतलब लंटेन मत समझना, लैंप का मतलब बल्ब हुआ। चलिए तो टाइम खत्म। क्या सोच पाए हो?
वाह, ये अगर सही कर लिया तो अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। फिर तो तुम ओम का नियम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा अच्छा सेटर क्यों ना हो जाए। जल्दी, कितने लोग ए सोच रहे हैं? ए कब लोग हैं? बी सोच रहे हैं, बी। और सी सोच रहे हो, सी केवल 3। अच्छा, और डी सोच रहे हैं, डी। और ई सोच रहे हैं एक से ज्यादा सही। क्या सोचे थे जो ई? एक दो सोच रहे थे। अच्छी बात। चलिए तो अभी हम समझा दे, क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, केवल सुनो तो ठीक हो जाएगा। ओम ने कहा कि प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है अगर ताप न बदले तब। बताओ, लैंप जब जलाओगे तो ताप तो बदलेगा, बल्ब में ताप नियत नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये 2 नंबर तो ठीक ठाक। प्रतिरोध माने रुकावट, जो रुकावट है वो नियम का पालन नहीं करता, और अर्धचालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। और ये तीनों पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसको अनओमिक पदार्थ कहते हैं। और सही आंसर डी। मैंने जानकर 3 का 3 दिया, जिससे आपको 2 फायदा हो गया। ये 3 पदार्थ ऐसे हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। आपको दे देगा निम्नलिखित में कौन ओम के नियम का पालन नहीं करता। ये 3 ही मेन ध्यान रखना, तो ओम का नियम क्लियर हो जाएगा। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। लैंप तो आपका लैंप ही है, और इसको कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। कार्बन रेजिस्टेंस माने ऑलरेडी केवल रेजिस्टेंस। चालक रहेगा तब ना करेगा। रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन नहीं करता, चालक करेगा, धातु रहता तो करे। तो अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ये तीनों पदार्थ का नाम क्या हो गया? अनओमिक। उल्टा पूछेगा, अनओमिक किसको कहते हैं? बोलो जल्दी, अनओमिक किसको कहते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जिसमें भी और आई का ग्राफ सरल रेखा नहीं होता। सरल रेखा होगा तो समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है बात सबका? अब यहां से प्रैक्टिकल व्यू आपका बढ़ जाएगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव। वहां से क्लास लगने लगेगा कि अब बहुत अच्छा पढ़। 3 प्रभाव जैसी पढ़ोगे तो फिर सारा सेट करंट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ जो किताब है खुद देखने की इच्छा नहीं करे। अरे आपके यहाँ क्या होगा? 2-4 को घटना चक्र फलना चक्र करता होगा, उसी का ही क्वेश्चन देख रहा होगा, तो तुमको खुद पता चलेगा कि उतना चक्र से कुछ मेरा चक्र क्लियर नहीं हो। तुमको बहुत उस चक्र से आगे जाना हो। साइंस में कई बच्चे पुस्तक हमसे पूछते हैं कौन वाला पढ़। साइंस में या तो एकदम लो ग्रेड का किताब है या फिर एकदम हाई आईएससी का है, बीच में जो तुम्हें चाहिए वो किताब नहीं। साइंस में एकदम एब्सेंट, और इसके कारण तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास के सुनने वाला, कंसेप्ट वाला, इस पर आश्रित रहना पड़ेगा। और इसमें बहुत किताब मायने भी नहीं रखता है। हम इतना ही जानते हैं कि तुम हमारे साथ 500 क्वेश्चन सोच के बना लोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि वही वाला आ जाए। तुम्हारे अंदर एक सोच आ जाएगा कि तुम तैयार हो किसी क्वेश्चन। ये चीज डेवलप करो। अब तुम्हारे अंदर ही लगना चाहिए कि ओम के नियम में कुछ पूछ के देख, हमसे गलती नहीं होगा। हो गया, वैसे ही सब चीज ठीक करना। बात ही समझ में सबको ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो चलेंगे उसकी हेडिंग नीचे दे दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहीं से नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे।